अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और नाज़रीन, आज हमें प्रोग्राम में सबसे पहले बात करनी है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया इस वक्त अगर कहा जाए कि वहाँ बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हमें सिफारती ताल्लुकात को लेकर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, साथ साथ आपको बताएं कि तुर्की के सदर भी वहाँ पर हैं। सबसे पहले हमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से आपको इन्फॉर्म करना है, उनके हवाले से बात करनी है। उनका ये 3 रोज़ा दौरा है, अहम मुलाकातें उनकी होनी हैं आला सतह की शख्सियात से। और बताना हमें आप कोई सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस सरकारी दौरे की दावत दी गई थी। अब वज़ीर आज़म इस वक्त सऊदी में मौजूद हैं। उनका ये जो इस्तकबाल किया गया है वहाँ पहुँचने पर, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। मदीना पहुँचने पर आज उन्होंने अपने वक्त के हमरा मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल पर हाज़री दी और नमाज मगरिब भी वहीं अदा की है मदीना मुनव्वरा के अंदर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से जो अहम मुलाकातें हैं वो आज मुतवक्के हैं और इन मुलाकातों के अंदर दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत कैसे देनी है, इनको मज़ीद मजबूत कैसे बनाना है, इस पर बात की जाएगी। इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमेशा से विज़न रहा है। जब वो वज़ीर आला भी थे सूबे पंजाब के अपने दौर के अंदर, तो उन्होंने हमेशा से ये कोशिश की है कि जब भी आपको किसी दूसरे मुल्क से सरमायाकारी के लिए हवाले से बात करनी है, रवाबित की बात करनी है, ताल्लुकात की बात करनी है, तो उसको आपने अट्रैक्ट करना है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं, इससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। उनका यही विज़न है, यही विज़न लेकर वो वहाँ पर पहुँचे हैं। ये मुलाकातें कब मुतवक्के हैं और इन मुलाकातों के बाद क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। जी, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के रियाज बरकी साहब, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर ख़ास हमारे पस्टूडियो में वक्त निकाल रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज बरकी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रियाज वक्त निकालने के लिए। अच्छा रियाज बरकी, मैं पहले तो अभी चूँकि लेटेस्ट यही चल रहा है, वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचे हैं, अब तक क्या हुआ है उस पर तो मैं यकीनन आपसे बात करूँगी। ये जो आम मुलाकातें हैं उनकी आम शख्सियात से, ये कितनी देर में और कब तक होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से आज रात जो है पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 12 बजे उनकी मुलाकात मुतवक्के है। बहुत अहम मुलाकात है, सबसे अहम मुलाकात, यानी पूरे उम्मत मुस्लिमा और पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस मुलाकात पे लगी हुई हैं। इंतहाई अहम मुलाकात है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनको मज़बूत बनाने और बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर बहाल करने पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि जिस तरह वज़ीर आज़म ख़ुद कह चुके हैं कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कुछ मामलात थे जिसकी वजह से थोड़े से ताल्लुकात में थोड़ी सी वो हुई थी, जिसकी वजह से अब ये है कि उन ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा, दोबारा बहाल किया जाएगा। और दूसरा ये है कि ख़ास तौर पे जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, इक़्तिसादी शोबे में ताउन, उस पर गौर होगा। पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी के हवाले से बातचीत होगी। आपको ये भी मालूम है कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की जो है वो मदद की है, मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ ताउन किया है। इस वक्त भी जिस तरह वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरे से पहले, जाने से पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान में के इस वक्त जो इक़्तिसादी हालात हैं वो इंतहाई मुश्किल हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि वो माजी का रोना पीटना नहीं करेंगे कि माजी की हुकूमतों ने क्या किया। अब वो ख़ुद इन हालात को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि वाहिद ऑप्शन यही है कि काम काम और सिर्फ काम, सख्त मेहनत और लगन से उन्होंने कहा कि इन हालात पर काबू पाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि इसके लिए ताउन की ज़रूरत होती है, दोस्त ममालिक की तरफ जाया जाता है। और इस मुलाकात में भी तवक्को ये की जा रही है कि सऊदी अरब एक मरतबा फिर मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के शाना बशाना होगा। ठीक है। और पाकिस्तानी मईशत में अगर बेहतरी की हम बात करते हैं, मईशत के इस्तेहकाम की अगर हम बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि चाइना के बाद सऊदीया भी इसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि पिछले दौरे हुकूमत के अंदर कुछ सर्दमहरी जो है वो आई थी दोनों ममालिक के ताल्लुकात के अंदर, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस दौरे से ये बर्फ़ थोड़ी पिघलेगी? मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान क्या तवक्कुआत लेकर गया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वक्त के हमरा क्या तवक्कुआत लेकर गए हैं, वहाँ से किस तरह का रिएक्शन आ सकता है? तज्ज़ियाकार क्या कह रहे हैं? आपके पास जो ख़बरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो क्या बताती हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और ख़ास तौर पे
جو شریف فیملی ہے، وزیر اعظم جو سابقہ وزیر اعظم محمد نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، ان کے اپنے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں ان ملکوں کے ساتھ. جیسے ہی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تو ان ملکوں کی طرف سے بڑے گرم جوشی کے ساتھ تہنیتی پیغام آئے وہاں کی طرف سے. پھر یہ ہے کہ ان ملکوں کے جو یہاں پہ سفیر ہیں انہوں نے ملاقات کی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اور موجودہ حکومت کو یقین دلایا کہ پاکستان کی ہر ممکن تعاون کیا جائے گا. پھر جب شہباز شریف سعودی عرب کے دورے سے پہلے انہوں نے کچھ دن پہلے یہاں پہ تمام جو مسلم ممالک کے جو سفراء تھے ان کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا اور بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. انہوں نے امت مسلمہ کو جو درپیش مسائل ہیں، پھر خاص طور پہ جو پاکستان ہیں، دوسرے جو ممالک ہیں جن کو مشکلات کا سامنا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں ان کو مل کر ان جو معاملات ہیں، مشکلات ہیں، چیلنجز پر قابو پانا ہے. اور نہ صرف یہ کہ مسلمان ملکوں کے، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام مسلمان ملکوں کو دیگر جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر تعلقات کو بہتر بنانا ہے، دنیا کے امن کے لیے، دنیا کے استحکام کے لیے اور پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان کی بہتری کے لیے. تو اس جو وزٹ ہے اس میں جو تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں، جو میڈیا پہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اس میں تو بہت زیادہ توقع کی جا رہی ہے کہ تعلقات میں ایک مرتبہ پھر وہ جو پرانی گرم جوشی تھی وہ بحال ہوگی اور جو تعلقات ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کو بھی فروغ ملے گا. اچھی امیدیں ہیں اس دورے سے. اچھا ریاض بھر کے آئیویش آپ سے زیادہ بات ہو سکتی، کچھ خطے کی صورتحال پر بات ہو جاتی، کچھ سعودی ایران تعلقات کو لے کر بھی ہم بات کر لیتے، سعودیہ ترک تعلقات کو لے کر بھی بات کرتے. بٹ وی نو آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، پھر بھی آپ آئے کیونکہ آپ نے آگے بھی رپورٹ کرنا ہے جو بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقاتیں ہوں گی اس حوالے سے. بہت شکریہ ریاض، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے بھی. ریاض برقی ہمارے سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں آگاہ کر رہے تھے میاں محمد شہباز شریف کے دورے سعودی عربیہ کے حوالے سے. اچھا ناظرین، جہاں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سعودیہ کا یہ وزٹ کر رہے ہیں، 3 روزہ دورے پر موجود ہیں، وہیں ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب ایردوان وہ بھی وہاں موجود ہیں. پاکستان اور ترکی کی جو دوستی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں ترکی بھی کیسا ملک ہے، چائنا ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، دیگر ممالک ہو گئے، ان کی طرح ترکی نے بھی پاکستان کا بہت ساری مشکلات میں بہت بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے. اب ان دونوں رہنماؤں کا ایک ہی وقت میں وہاں پر موجود ہونا، دونوں کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہونا، اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ خاص طور پر 2018 کے بعد سے ہم نے جب دیکھا تھا کہ جمال خاشقجی جی کا جو قتل ہے، اس کے بعد دونوں ممالک کے جو تعلقات جن میں ایک دراڑ بہت بڑی آتی ہوئی دکھائی دی تھی، اس کے بعد رجب طیب ایردوان یہ پہلا وزٹ کر رہے ہیں. یہ وزٹ بہت زیادہ اہم ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر موجود ہیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر کرنے میں، یہ چیز. اور پھر خود کیا سعودیہ اور ترکی یہ چاہتے ہیں کہ پچھلی جو کچھ ناراضیاں ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان کو بھلایا جائے اور آگے بڑھا جائے؟ یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے. جی مجھے جوائن کر رہے ہیں ناصر سلطان صاحب، سینئر صحافی ہیں، TRT ورلڈ سے منسلک ہیں، ویڈیو لنک پر ہے میرے ساتھ، انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عامر سلطان صاحب. وعلیکم السلام. ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناصر صاحب فرما دیجیے گا، رجب طیب ایردوان عامر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا جی عامر صاحب I'm really sorry. عامر صاحب تک آواز آ رہی ہے. اچھا عامر صاحب میں بات کر رہی ہوں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی سعودی عرب میں موجودگی کے حوالے سے. میں یہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر ہم اس کو لنک کر لیں، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں پر موجود ہیں، ان کی بھی اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں. پاکستان ترکی کے بڑے بہترین تعلقات ہیں. سعودیہ کے ساتھ جو ترکی کے تعلقات ہیں ان میں ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں اسپیشلی 2018 کے ناخوشگوار واقعے کے بعد سے کچھ نہ کچھ سرد مہری آتی ہوئی دیکھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں، وہ برف اب پگھل رہی ہوگی، پاکستان اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ڈائریکٹ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا جو اب تک ہوئی ہیں وہی بہت پازیٹیو ہے؟ جی یہ جو صدر عربیہ کا دورہ یہ بہت زیادہ اہم ہے اور یہ 2 حوالوں سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ایک تو جو ترکی کی اندرونی صورتحال ہے، جو یہاں پہ معاشی ایک طرح کا ترکی معاشی مسائل کا شکار ہے، ایک اس ضمن میں دیکھا جا رہا ہے. اور دوسرا جو خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس حوالے سے سعودی عربیہ اور جو ترکی کے تعلقات ہیں ان میں بہتری کی طرف جانا، اور یہ جو ترکی کی شفٹ ہے
मिडल ईस्ट की तरफ और अपने पुराने एलाइज की तरफ, क्योंकि 2-3 माह पहले हमने बात की थी जब सदर तैयब एर्दोआन ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था, तो ये भी उसी सिलसिले का एक तसलसल है। और इस सारे सिनेरियो में जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल है, जैसे यमन में जो खाना जंगी की सूरत हाल है उस हवाले से देख लें, या जो सीरिया में सूरत हाल है उस हवाले से देख लें, तो ये जो तुर्क सदर का दौरा है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का इस वक्त में होना इस बात की दलील है कि तीनों ममालिक या ये जो तीनों पुराने एलाइज हैं उनके अंदर अब एक नया जो इत्तेहाद बनने की बातें हो रही हैं, तो ये उस तरफ जा रही हैं चीज़ें। और मुस्तकबिल करीब में हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की जो हैं ये एक दूसरे के मजीद करीब आएंगे। और जो तलखियाँ 2018 में पैदा हुई थी, अब वो तलखियाँ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं, और उसमें दोनों हुकूमतों ने अपना किरदार अदा किया है। इवन यहाँ दौरे पे रुखसत होने से पहले जब सदर रजब तैयब एर्दोआन ने सहाफ़ियों से खिताब किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने जो सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं उनको पहले वाली सतह से भी बेहतर लेके जाएंगे, हम उनको आगे लेके जाएंगे। और इस महीने के शुरू में जैसा कि आपको पता है कि जो मेन तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी की वजह थी वो जमाल खशोगी का मर्डर था जो इस्तांबुल में सऊदी हुआ। उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ गई, और वो अब जो कोर्ट है या जो तुर्की कोर्ट है उसने वो जो मुकदमा है उसकी कार्रवाई को सऊदी कोर्ट में मुंतकिल कर दिया है। तो अब टेक्निकली जो है जमाल खशोगी के कत्ल की जितनी भी तहकीकात हैं वो तुर्की में ख़त्म हो गई हैं और वो अब सऊदी अरब में होंगी। और यही मुतालबा सऊदी अरब का था कि जो तुर्क हुकाम का कहना है कि भाई इसमें सऊदी अहलकार मुलविस हैं, तो उनकी तहकीकात सऊदी अरब जिसकी ऑलरेडी वहाँ पे तहकीकात हो रही हैं। तो अब तुर्क हुकूमत ने या तुर्क सुप्रीम कोर्ट ने उनका ये एक मुतालबा मान लिया है और वो जो तहकीकात हैं अब सऊदी अरेबिया में होंगी। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़, तुर्की ने हमेशा बहुत सारे ममालिक के दरमियान बहुत सारे मामलात को रफ़ा दफ़ा करवाने में, बहुत सारे मामलात में सुलह करवाने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया है। यह अहम किरदार हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है उसके अंदर भी तुर्की की जानिब से अदा किया गया है। आप समझते हैं कि तीन अहम सरबराहान जब एक ही जगह पर मौजूद हैं, मोहम्मद बिन सलमान हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोआन हैं, तो इस मामले पर भी कोई बात होगी? कुछ मज़ीद सालिसी के लिए किरदार अदा करने के हवाले से भी यहाँ पर डिस्कशन की जाएगी रजब तैयब एर्दोआन की जानिब से? डेफिनेटली जितने मामलात हैं ये सारे के सारे मामलात अहमियत के हामिल हैं। और जो यहाँ पे तुर्क सदर के ऑफिस की जानिब से प्रेस जारी की गई है उसमें इसका जिक्र किया गया है कि तमाम इंटरनेशनल मामलात जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और दोनों जो सरबराहान हैं, और उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी आज सदर रजब तैयब एर्दोआन की मुलाकात मुतवक्के है, तो उसमें एक मुश्तरका लाहे अमल बनाया जाएगा। क्योंकि तुर्की की जो अगर आप यूक्रेन और रशिया वार की बात करें तो उसमें तुर्की वाहिद मुल्क है तो अभी तक दोनों ममालिक को एक टेबल पे लेके आया है, और इस्तांबुल में उनकी मुलाकातें रशिया और यूक्रेन की हो गई हैं, और तुर्की सारे का सारा ये जो अमल है इसको मीडिएट कर रहा है। तो उस ज़िम्न में जो सऊदी अरब के जो फरमारवा हैं उनसे मुलाकात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, उनसे मुशावरत जो है वो तमाम इसी सिलसिले की कड़ी है कि ये जो अमल है आलमी अमूर पे एक मुश्तरका लाहे अमल बनाया जाए और एक जो है एक साथ जो है वो इख्तियार की जाए। ठीक है। और तिजारती मामलात जो हैं, मईशत को लेकर जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो ऑयल को लेकर मामलात हैं, आप जानते हैं कि उसकी इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की सिचुएशन क्या है, ख़ास तौर पर यूक्रेन और रशिया के माबैन ये जो मामला है इसको लेकर, इस पर भी सऊदीया से कोई बात कर रहे होंगे तुर्की के प्रेसिडेंट? जो सबसे अहम मेरे ख्याल में अगर तुर्की के अंदरूनी हिसाब से बात की जाए तो वो माशी है, क्योंकि 2018 से
हम देखें तो तुर्की और सऊदी अरब का बहुत ज्यादा तिजारत का हुजूम है, लेकिन 2017 के बाद जो एक अनडिक्लेयर्ड अरब ने तुर्क इंपोर्ट्स पर जो बैन लगाया था, उसकी वजह से जो टर्किश इंपोर्ट हैं वो 19% से 10% पे आ गई हैं। तो जाहिर है जो सबसे अहम एजेंडा है वो माशी एजेंडा है, और उसमें सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमारे पास बहुत से ऐसे शोबे हैं, जैसे हेल्थ है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें तुर्की जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो टर्किश कंपनीज हैं या जो वो हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और वो सऊदी जो इस वक्त डिफेंस की सूरत हाल है, जैसे आपने देखा कि मिसाइल जिस तरह से एक दो सऊदी अरब में फेंके गए, तो उस हवाले से जो तुर्की है या तुर्की का जो ड्रोन है या जो तुर्की की डिफेंस सलाहियत है वो बहुत ज्यादा अहम किरदार हो सकती है। तो माशी जो मामलात हैं वो टॉप ऑफ द एजेंडा हैं तुर्की के लिए, क्योंकि इस वक्त तुर्की में जो माशी सूरत हाल है वो दूसरे तमाम ममालिक की तरह कुछ इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए अगले साल इलेक्शन भी होने हैं, तो जो माशी मामलात हैं वो टॉप प्रायोरिटी हैं सदर रजब तैयब एर्दोगान के सऊदी अरब के दौरे में। ठीक है जी, मुआशी मामलात जो हैं वो उनकी पहली तरजीह हैं। इसी तरजीह को लेकर डिस्कशन की भी गई है, आगे भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर सुल्तान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी हैं आप, TRT वर्ल्ड से मुंसलिक हैं, अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे, ख़ासतौर पर तुर्क सदर जो वहाँ पर मौजूद हैं उस हवाले से। बहुत शुक्रिया सर आपकी गुफ्तगू के लिए, आपके तज्ज़िये के लिए। अच्छा, अभी मैंने आमिर सुल्तान साहब से भी ये सवाल किया है कि क्या रूस यूक्रेन जंग के हवाले से यहाँ बात हो रही होगी, सऊदीया के किरदार पर, ख़ास तौर पर तुर्की जिस तरह से सालिसी की कोशिशें कर रहा है, और कोशिशें बहुत ज़्यादा कारामद भी कहीं ना कहीं साबित होती दिखाई दी हैं हमें मुतअद्दिद बार, उसको लेकर वहाँ पर मामला तय पाए जा रहे होंगे, डिस्कशन आपस में की जा रही होगी, आगे के लाहे अमल जो है वो एक दूसरे से शेयर किया जा रहा होगा। तो अब मैं चाह रही हूँ कि क्यों ना हम रूस और यूक्रेन जंग ही की बात कर लेते हैं। 65 दिन इसको हो चुके हैं। मशरक़ी इलाकों पर बहुत ज़्यादा चूँकि फोकस रखा गया था रशिया की जानिब से, तो मशरक़ी इलाकों में अभी भी मुतअद्दिद हमले किए जा रहे हैं, बड़े हमले किए जा रहे हैं, ये यूक्रेन की जानिब से कहा जा रहा है। रूसी फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में 3 अफराद के हलाक होने की इत्तलात आ रही हैं, जबकि 3 ज़ख्मी हुए हैं, ये बताया जा रहा है। आलमी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट कहती है कि रूसी अफवाज ने डोनेस्टिक और लुहानस्क के मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। उधर नाज़रीन, जो मारियोपोल स्टील वर्क्स हैं वहाँ दर्जनों यूक्रेनी शहरी फंसे हुए हैं। यूक्रेनी हुकाम दावा ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें अगर जल्द नहीं निकाला गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। 24 फरवरी से मॉस्को हमले के बाद अब तक 23,000 रूसी फौजी हलाक करने का दावा भी किया जा रहा है। यहाँ पर यूक्रेनी हुकाम की जानिब से कितनी इसमें हकीकत है, इस पर रूस का क्या कहना है, और इस पर यूक्रेन जो दावे कर रहा है उनके अंदर किस कदर हकीकत है, चाहे वो रशिया का नुकसान करने के हवाले से हो या चाहे इनके अपने फ़ौजियों की हलाकत के हवाले से हो। इस सारी सिचुएशन पर अपडेट करने के लिए आपको जंग की ताज़ा सूरत हाल से हमने एक पैकेज, एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। यूक्रेन रूस जंग 65वें रोज में दाखिल हो चुकी है। मशरकी इलाकों में मुतअद्दिद महाजों पर गोलाबारी की इतलात हैं। डोनेत्स्क में रूसी फिजाई हमलों के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हुए हैं, और कीव हमले में एक सहाफी भी मारा गया। आलमी खबरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज ने डोनेत्स्क और लुहानस्क के मजीद इलाकों पर कब्जा हासिल करने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। यूक्रेन के मशरकी कस्बों पर बमबारी से कई घर तबाह हो गए, लेकिन इन हमलों में जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। दूसरी जानिब खबर एजेंसी के मुताबिक कीव के इलाके में 1187 अफराद की लाशें मिली हैं। मकामी पुलिस एहलकार ने बताया कि मजीद 28 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। ज्यादातर लाशें 1000 इसी कीव के शुमाल मगरिब में बूचा से मिली। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डुम्बास के कई शहरों में लड़ाई जारी है। लड़ाई के दौरान शहरियों के इनखला की कोशिशें भी हो रही हैं। दूसरे जानिब यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी के हमले के बाद अब तक तकरीबन 23,000 रूसी फौजी मारे गए हैं। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस के 190 तैयारे
155 हेलीकॉप्टर, 986 टैंक, 2418 बिख्तर बंद गाड़ियां और 435 तोपखानों को तबाह किया गया। यूक्रेन हुकाम पर उम्मीद है कि मारियोपोल स्टील वर्क्स में फंसे हुए शहरियों को निकाल लिया जाएगा। यूक्रेनी वाने सदर के तर्जमान ने बयान में कहा कि आज़ोस्टाल फैक्ट्री से शहरियों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन का मंसूबा तैयार किया है। रूस ने गुज़िश्ता हफ्ते बंदरगाही शहर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा भी किया था। खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि नेटो रूस के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए यूरोप में फौजी मशकों का मंसूबा बना रहा है। नेटो और शुमाली बहरे ओकियानूस के दीगर ममालिक के 10,000 फौजी आने वाले हफ्तों में पूरे यूरोप में फौजी मशकों में हिस्सा लेंगे। बरतानवी वज़ारती दिफा के मुताबिक बरतानिया यूरोप के दिफा के लिए 8,000 फौजी तैनात करेगा। हस्पानवी जहाज यूक्रेन के लिए असला लेकर पोलैंड पहुंच गया। उधर नीदरलैंड ने कीव में अपना सफारत खाना भी दोबारा खोल दिया है। सिचुएशन क्या है आप जान रहे हैं। मशरक़ी इलाके जो हैं यूक्रेन के, उस पर इस वक्त शदीद हमले किए जा रहे हैं। सिचुएशन इस वक्त वहाँ पर जो तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर लोग जो मौजूद हैं यूरोप के अंदर, उसको किस तरह से देख रहे हैं ये हम जान लेते हैं जी। यूनुस खान साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेरिस से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस खान साहब। आवाज आ रही है? आवाज़ अब आ रही है जी आपकी आवाज़। अच्छा यूनुस, ये फरमा दीजिएगा, जब इस जंग का आगाज़ हुआ था आपके बिल में, हम भी जानते हैं, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं तभी से, इनफैक्ट जब से जंग शुरू नहीं भी हुई थी तब से, कि अगर ये जंग छिड़ती है तो बस ये कुछ ही हफ्तों की बात होगी, जब रशिया को अपने मफादात हासिल हो जाएंगे उसके बाद ये जंग ख़त्म हो जाएगी। विद इन 2 और 3 वीक्स हम देखेंगे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज ये कहा गया है, नेटो के सरबराह भी ये कहते दिखाई दिए हैं कि ये जंग जो है ये मज़ीद तूल पकड़ सकती है, मज़ीद लंबे अरसे तक चल सकती है, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सालों चल सकती है। आप क्या देख रहे हैं यूनुस? देखिए, ये 24 फरवरी को इस जंग का आगाज हुआ था, और उसके बाद जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि रशिया, जो रूस की अफवाज है, वो तेजी से वो कीव की तरफ बढ़ रही। लेकिन आज जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, यूरोपियन और अमेरिकन की ये कोशिश है कि वो उनको, रूस को वहाँ पे यूक्रेन में उलझाया जाए और इस जंग को जितने तवील कर सकते हैं वो किया जाए। शुरू में इन्होंने, यूरोप ने और अमेरिका ने सिर्फ तकनीकी तौर पर यूक्रेन की मदद की थी, जिसकी वजह से यूक्रेन की अफवाज इस पोजीशन में नहीं थी कि वो अपनी दिफा कर सके। लेकिन बाद में यूरोपियन ममालिक और अमेरिकन ममालिक ने कुछ दिफाई तौर पर उनकी मदद भी की, जिसकी वजह से वो इस पोजीशन में आए कि वो थोड़ा से अपना दिफा भी करें, और उन्होंने वो इलाके जो थोड़े से कीव के आसपास के इलाके, उस पर उन्होंने दोबारा भी अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। इस वक्त जो जंग हो रही है वो 2 मशरकी सूबों में हो रही है, और रूस की कोशिश है कि वो दोनबास के इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करे, क्योंकि वहां से यूक्रेन को बहिरा अजूफ तक जो रसाई है वो उससे महरूम करना चाहता है। तो ये एक इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान जो लड़ाई हो रही है वो मशरकी इलाकों में हो रही है। जो जनूबी इलाके हैं वो बेहतर पोजीशन में, लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन की कोशिश है कि इस जंग को तवालत दी जाए और वहाँ पे रशिया को इसमें उलझाया जाए, और इस हवाले से यूरोपियन फौजी और मुख्तलिफ किस्म की इमदाद भी फराहम कर रहे हैं। जी अच्छा यूनुस, आपका तज्जिया क्या कहता है? आप इस जंग को किस नज़र से देख रहे हैं? अगर हम दोनों की जानिब से हिकमत अमली की बात करते हैं, मैं यूक्रेन की हिकमत अमली पर तो उस तरह से बात नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप मुआवजा करें नेटो, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, और साथ ही साथ रशिया की हिकमत अमली का मुआवजा करें। क्या हम ये कह सकते हैं कि रूस की हिकमत अमली कहीं ना कहीं फेल होती भी दिखाई देती है, नाकाम होती भी दिखाई देती है, उस तरह से नहीं हो पा रही हैं चीज़ें जिस तरह से रूस ने सोचा था? इसमें रशिया की अपनी कहीं कोई गलती है, या चाल जो है वो बदल दी गई है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से? देखिए, इसमें जंग भी हो रही है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि 24 फरवरी के बाद यूक्रेन और रशिया के दरमियान बातचीत भी चल रही है। इसमें मुख्तलिफ ममालिक हैं जो उन्होंने पार्टिसिपेशन किए हैं, और उनमें उन्होंने बातचीत में अपना किरदार अदा किया, जिसमें तुर्की एक बहुत अहम मुल्क है। चाइना भी इसमें बहुत मददगार है बातचीत के हवाले से। तो जो रूस का शुरू पहले दिन से जो एक वो था, वो ये था कि
यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन में फौजी अड्डे नेटो के वो नाकाबिले कबूल है। और इस टाइम यूक्रेनियन हुकूमत इस बात पर मुतफिक हो चुकी है कि हम नेटो का हिस्सा तो नहीं बनेंगे लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। इस हवाले से अब जो दोनों फरीक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुफादात हासिल करना चाह रहे हैं, और रशिया की कोशिश है कि वो मशरकी यूक्रेन में जो 2 सूबे हैं जिसमें रशियन लोगों की भी 20 से 25% तक आबादी है, वहाँ पर अपना कंट्रोल मुकम्मल तौर पर कायम रखे। जबकि यूरोपियन यूनियन और नेटो की ये कोशिश है कि वहाँ से भी रशियन को निकाला जाए और वहाँ पे यूक्रेन की अफवाज की पोजीशन को मुस्तहकम किया जा सके। तो यूक्रेन, नेटो और तकरीबन तमाम ममालिक अपने अपने मफादात का ख्याल रख रही है। और रूस ने जिस तरह बात की है कि कोई भी ऐसे मुल्क जिनके बॉर्डर रूस के साथ मिलते हो, चाहे वो कोई दूसरा मुल्क भी हो, लेकिन वो भी अगर नेटो में शमूलियत इख्तियार करता है तो रूस उनके हवाले से भी वही इकदाम करेगा जो उन्होंने यूक्रेन के हवाले से किए हैं। तो इस हवाले से यूक्रेन और नेटो ममालिक इस टाइम बहुत संजीदा है और उनकी कोशिश है कि वो यूक्रेन में ही उनको उलझाएं और यूक्रेन में भी वही हालात पैदा करें जो अफगानिस्तान में रूस के लिए पैदा किए गए थे माजी में, और ये जंग को जितनी तब्दील दिया जा सके ताकि उनकी इकोनॉमी पर उसका बुरा असर पड़े और एक वक्त ऐसा आए कि रूस के लिए जंग जारी रखना मुश्किल हो जाए। जब ये जंग हो रही थी रूस को एक जगह पे आके अच्छा एक और चीज़ हिकमत अमली की, चूंकि यूनुस खान बात हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस यहाँ पहुँचते हैं, यूक्रेनी प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे होते हैं। इसी मुलाकात के दौरान मॉस्को की जानिब से यहाँ पर अटैक किया जाता है, रॉकेट हमले किए जाते हैं उस इलाके के, उस जगह के बिल्कुल करीब यहाँ पर एंटोनियो गुतेरेस और ज़ेलेंस्की मौजूद थे। इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, दीगर ममालिक की जानिब से तो होनी ही थी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने तो ये तक कह दिया है कि रशिया जो है, रशियन हुकूमत जो है, जो प्रेसिडेंट हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा की तज़लील करना चाहते हैं। ये बड़े सख्त अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं। तो मॉस्को को नहीं पता था कि इसका सख्त रिएक्शन आएगा, क्यों किया गया ऐसे वक्त में ऐसा अटैक? देखिए, इसको हम 2 तनाज़ुर में देखते हैं। पहली बात तो ये है कि रशिया इस टाइम अक़वाम मुत्तहिदा को एक हलीफ के तौर पर देखती है और वो ये देख रही है कि वो जो भी पाबंदियां लग रही हैं रूस के हवाले से, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है उससे वो खुश नहीं है। दूसरी बात जो रशिया की हुकूमत की तरफ से आई गई है, उनका ये कहना था कि अमेरिकन और यूरोपियन ममालिक की तरफ से फौजी इमदाद की गई थी। हमने जो रॉकेट हमले की थी, वो जो इमदादी फौजी साजो सामान था उसको हमने तबाह किया था, उसमें कुछ सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई थी। और ये जो हमले हुए थे ये जनूबी यूक्रेन में हुए थे। इस हवाले से रूस का कहना है चूंकि टाइमिंग ऐसी थी कि अगर हम बर वक्त ना करते तो ये असला यूक्रेनियन फौजों को पहुंचता, जिससे रूस के मफादात को खतरा होता, और हम वहाँ पे हर जगह उस जगह पे टारगेट करेंगे जहाँ पे हमारे मफादात के लिए मसाइल पैदा होंगे। तो रूस इस हवाले से बहुत वाज़ेह है और उनका कहना है कि वो कहीं पर भी अगर रूस अभी जो यूरोप और नेटो के हवाले से फौजी मशकों के हवाले से बात की जा रही है, उस पर भी उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ को बहुत देखभाल से देख रहे हैं, जो भी ममालिक उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, रूस भी उनके लिए मुश्किलात ज़रूर पैदा करेगा। ठीक है, मुश्किलात पैदा करेगा और इस वक्त वो नहीं देखेगा, वो नहीं सोचेगा कि कौन यहाँ पर मौजूद है, उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ भी उसके मफादात का ये ख़तरा होगा वो उसका भरपूर तौर पर जवाब देगा। ऐसी कार्रवाइयों के साथ ये कहा जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया यूनुस खान, बातें आपसे और भी करना थी, तज्जिया आपका और भी चाहना था, मुख्तलिफ सवालात थे, वक्त की हमारे पास बहुत कमी है। फिर आपको मदू कर रहे होंगे, आपको जहमत दे रहे होंगे नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया। आज के लिए यूनुस खान सीनियर सहाफ़ी पेरिस से मेरे साथ मौजूद थे जी, बात कर रहे थे रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से। इस जंग ने बहुत सारे ममालिक की मईशत को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, जिस तरह से उतना तो नहीं किया जिस तरह से कोविड ने किया था, लेकिन जैसे कोविड ने किया था बहुत सारी मईशतों को बहुत मुतासर, इसी तरह से ये जंग भी बहुत सारी मईशतों को बहुत हद तक मुतासर करती दिखाई दे रही है। अलबत्ता बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन कुछ ममालिक जो हैं वो वाक़तन पिस कर रह गए हैं इसकी वजह से भी, जैसे कोविड की वजह से पिस कर रह गए थे। मुझे आज बात करनी है जी बरे आज़म यूरोप के मुल्क जर्मनी की। बताया ये जा रहा है कि यहाँ गुज़श्ता 4 दहाइयों में
40 साल में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं हुई है जितनी अब हो गई है। महंगाई की शरह यहाँ बताई जा रही है जी 7.4% हो गई है। जर्मन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आखिरी बार कीमतों में जो इतना ज़्यादा इजाफा है वो 3 अशरे कबल हुआ था, साबिक मगरबी जर्मनी में हुआ था। और बढ़ती हुई कीमतों की वजह अभी ज़ाहिर है, साफ तौर पर यह भी कह दिया गया जर्मन मीडिया की जानिब से कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन नाज़रीन की जो महंगाई है इसने सिर्फ यूरोप के मुल्क जर्मनी को मुतासर नहीं किया है, बल्कि यूरोप के और भी बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हैं। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अफ्रीका के अलावा चंद एशियाई ममालिक भी हैं जो महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन आज चूँकि हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी में अप्रैल में महंगाई से मुतालिक क्या अदाद शुमार जारी किए गए हैं, कितनी अफरा तफरी ये खबर जो है ये फैला सकती है, वहाँ पर कितनी सिचुएशन और ख़राब हो सकती है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में देखिए। जर्मनी में महंगाई की शरह 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जर्मन एजेंसी डिस्टेटिस की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल अप्रैल के मुकाबले में रवां साल सारिफीन के लिए आम अशिया की कीमतें 7.4% ज्यादा हैं। खास तौर पर तवानाई की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता माह में ही अफराते ज़र की शरह 7.3% तक रही थी। जर्मनी में आखिरी बार कीमतों में तेजी से इजाफा 30 अशरे कबल साबिक मगरबी जर्मनी में हुआ था। जर्मन नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल जुमेरात को जारी होने वाले सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जर्मनी में अफराते ज़र की शरह मुल्क के दोबारा मुत्तहिद होने के बाद पहली बार तेज तरीन रफ्तार से बढ़ी है। जर्मनी में आखिरी बार आम अशिया की कीमतों में इतनी तेजी से इजाफा 1981 की दूसरी छमाही में साबिक मगरबी जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के दोबारा इत्तेहाद से 9 बरस कबल इस वक्त ईरान और इराक जंग की वजह से भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। इसी वजह से अफराते ज़र की शरह भी बढ़ गई थी। जर्मनी भी अपने दीगर पड़ोसी ममालिक की तरह तवानाई की अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए रूसी गैस की फराहमी पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। यूरोपीय यूनियन के इदारे यूरोस्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के यूरो जोन पर इक्तिसादी असरात बहुत ही गहरे पड़े हैं। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक में से 17 यूरो जोन में शामिल हैं। इस पूरे जोन में अफराते ज़र की शरह अपनी रिकॉर्ड सतह यानी 7.5% से भी तजावज कर गई है। 2 माह कबल ये शरह 5.9% थी। यूरोस्टेट के मुताबिक ये लगातार छठा महीना है जिसमें यूरो जोन के अफराते ज़र में मुसलसल रिकॉर्ड इजाफा नोट किया गया है। उधर महंगाई में इजाफा और तवानाई का मुसलसल बढ़ता हुआ बहरान यूरोपीय मरकजी बैंक पर सूद बढ़ाने के लिए गैर मामूली दबाव का सबब बन रहा है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने भी मुतनब्बी किया है कि खुराक और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें अफ्रीका में समाजी बदअमनी का सबब बन सकती हैं। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाते जाते हमारा सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। भारत के शहर जयपुर में रमजान का इंतजार सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी बेचैनी से रहता है। रमजान के महीने के खास पकवान का लुत्फ लेने के लिए शहर के तमाम अफराद इस माह का इंतजार करते हैं। राजस्थान के इस गुलाबी शहर में माह रमजान के दौरान खास तौर पर शीरमाल और हलीम पकाया जाता है जिसे शहरी बहुत पसंद करते हैं। बड़ी तादाद में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू खानदान भी खास तौर पर रमजान के लिए तैयार करदा शीरमाल और हलीम से लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। कीनिया में एक साथ पैदा होने वाली और एक जैसी दिखने वाली बहनें एक ही नौजवान से शादी की ख्वाहिशमंद कैट ईव, मेरी और कामरेड ट्रिपलेट्स कहलाती हैं। तीनों बहनों ने स्टीव नामी नौजवान से मोहब्बत का एतराफ किया है। स्टीव का कहना है कि वो खुद भी एक से ज्यादा शादियां करना चाहते थे, लेकिन कोई भी लड़की ये बात सुनकर उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। लेकिन अब इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है और तीनों के साथ इंसाफ करेंगे। सोशल मीडिया पर ये मामला काफी ज़ेर बहस है और लोग बहनों और नौजवान के इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियां सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानदारों की जिंदगी के लिए भी खतरात बढ़ा रही हैं। एक नई तहकीक में साइंसदानों का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में रेंगने वाले तकरीबन 20% जानदारों की नस्ल मादूम होने का खतरा मंडला रहा है। खतरे से दो चार जानदारों में इंडोनेशिया के ड्रैगन, मगरबी अफ्रीका के रंगीन सांप और भारत के घड़ियाल भी शामिल हैं। इस तहकीक में कुराए अर्ज पर रेंगने वाले जानदारों की 10,000 से ज्यादा अकसाम का जायजा लिया गया।
इन जानदारों की नस्ल के खात्मे की वजूहात में माहौलियाती तब्दीली के अलावा शिकार और शहरों की आबादी में तेजी से इजाफा भी इन जानदारों की नस्ल के खात्मे की वजूहात में शामिल हैं। अर्जेंटीना के जनूबी इलाके में नए डायनासोर के फॉसिल मिले हैं। मेगारेप्टर नामी डायनासोर तकरीबन 700 करोड़ पहले इस साल इलाके में पाए जाते थे। इनके जबड़े ब्लेड जैसे हैं और ये गोश्तखोर डायनासोर थे। नए दरियाफ्त किए गए डायनासोर के फॉसिल का कद 32 फीट और वजन तकरीबन 5 टन बताया जा रहा है। साइंसदानों के मुताबिक मिलने वाली बाकियात बहुत अच्छी हालत में हैं, जिन्हें ब्यूनस आयर्स के साइंस म्यूजियम में रखा गया है और लोगों की बड़ी तादाद इन्हें देखने के लिए म्यूजियम का रुख कर रहे हैं। स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट में 4 खलाबाजों को 16 घंटों में बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचा दिया। परवाज गुज़िश्ता रात बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंची। इस परवाज का एक नुमाया पहलू ये है कि खला नवर्दों में पहली बार एक सयाफाम खातून को भी शामिल किया गया है, जो बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर एक तवील अरसा गुजारेंगी, जबकि ये बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन भेजा जाने वाला पहला ऐसा खलाई अमला है जिसमें मर्दों और खवातीन की तादाद मसावी है। इस परवाज से पहले ये कंपनी अरबपति अफराद को भी एक चार्टर्ड परवाज के जरिए खला के सफर पर रवाना कर चुकी है।